नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आज के रण क्षेत्र की शुरुआत बात करें राजनीतिक हलचल की, उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। सीधे सख्त बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। बड़ी खबर ये आ रही है कि कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारा गया है। कंगना रनौत से जुड़ी हुई खबर है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ गार्ड ने कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ दिया है। दरअसल कंगना रनौत द्वारा दिए गए किसान विरोधी बयान से सीआईएसएफ की ये जो महिला गार्ड थी वो नाराज बताई जा रही है। फिलहाल सीआईएसएफ जवान को जो महिला गार्ड है इसे हिरासत में ले लिया गया है। बड़ी खबर आ रही है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को सीआईएसएफ की महिला गार्ड ने थप्पड़ जड़ दिया है। किसान विरोधी बयान दिया गया था कंगना रनौत की तरफ से, जिसे लेकर ये सीआईएसएफ की महिला गार्ड काफी नाराज चल रही थी। और नाराजगी आज इस तरह से दिखाई दी कि कंगना रनौत जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचती है तो वहां पर उन्हें थप्पड़ जड़ देती है। देखिए ये तस्वीरें सीधे आपके सामने एक्सक्लूसिव हम रख रहे हैं। ये तस्वीर, ये वीडियो, ये फुटेज केवल सुदर्शन न्यूज के पास है। आप देखिए कि किस तरीके से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत मौजूद थी और वहां पर चेकिंग के दौरान सीआईएसएफ की महिला गार्ड ने कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया। नाराज थी वो। नाराजगी इस बात की कि किसान आंदोलन के दौरान जो परिस्थितियां थी उसे लेकर कंगना रनौत ने एक बयान दिया था, किसान विरोधी बयान दिया था, जिससे ये सीआईएसएफ की महिला गार्ड बहुत नाराज थी। और आखिरकार आज नाराजगी दिखाई गई उसकी तरफ से। जब कंगना रनौत सामने आई तो इस सीआईएसएफ गार्ड ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। और आइए ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ हरिराम मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं। हरिराम, कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ जड़ा गया है। बिल्कुल इस तरह की खबर जो है कि कंगना रनौत जब बोर्डिंग के लिए जा रही थी उसी समय रास्ते में महिला सीआईएसएफ गार्ड ने जो है उनके ऊपर थप्पड़ मारने की कोशिश की है। और जैसे ही ये घटना वहां पर हुई तुरंत अफरा तफरी मच गई और जो महिला सीआईएसएफ की जो गार्ड है उनको हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की गई। ऐसा कहा जा रहा है कि महिला जो है किसान आंदोलन के कारण जो है काफी नाराज थी। जिस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत ने जो है बयान दिया था, उन बयानों से वो काफी क्षुब्ध थी और इसी की वजह से उन्होंने उनके ऊपर हमला किया। हालांकि अभी तक अधिकारियों की तरफ से जो है इस मामले को लेकर के बहुत कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन ये जो महिला है उनको जो महिला गार्ड है उनको हिरासत में लेकर के बाकायदे पूछताछ जारी है। बकायदा पूछताछ जारी है। और ये देखिए ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं जिसमें सीआईएसएफ के जो महिला जवान थी वो काफी नाराज चल रही थी। कंगना रनौत जैसे ही यहाँ पर, जैसा कि हरिराम मिश्र ने बताया, कि बोर्डिंग सेंटर पे पहुंचती है और वहां पर उस स्पॉट पर जब वो पहुंची तो इस सीआईएसएफ की महिला गार्ड ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि महिला गार्ड को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ जारी है, जांच जारी है। थैंक यू सो मच हरिराम हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर पूरी बात रखने के लिए। और आइए अब वापस लौटते हैं रण क्षेत्र के उस मुद्दे पर जिस पर आज हम करने वाले हैं बड़ी बहस। कुछ बड़ा होने वाला है। ये बड़ा किस खेमे हुए होने वाला है, एनडीए या इंडी? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि एक तरफ जो आंकड़े इस बार देश के सामने आए हैं, जनादेश गठबंधन की सरकार को मिला है, लेकिन इन सब के बीच जहां एनडीए गठबंधन सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर चुका है, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं ऐसा कहा जा रहा है और इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही है, विशेष तैयारी की जा रही है। कैबिनेट का आकार कैसा होगा, नई सरकार का स्वरूप कैसा होगा, इस पर मंथन चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के खेमे में भी सुगबुगाहट अभी खत्म नहीं हुई है। सरकार बनाने की चाहत इंडी गठबंधन भी रख रहा है क्योंकि कुछ बड़ा होने वाले है का संकेत मिल रहा है। आज जिस तरीके से
एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने तमाम अपने सहयोगी दलों के बड़े चेहरों को आज आमंत्रण दिया था। जेपी नड्डा के आवास पर मीटिंग हो रही थी और इसी मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए जब चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आ रहे थे तो खास तौर से एयरपोर्ट पर चंद्रबाबू नायडू और एम के स्टालिन की मुलाकात हो जाती है और इस मुलाकात की तस्वीरों के बाद से कयास लगाए जाने लगते हैं कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने स्पष्ट कर दिया है कि हम एनडीए के सहयोगी हैं, हम साथ साथ हैं। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार खास तौर से जिनके लिए कहा जाता है वो कब क्या कर जाए किसी को अंदाजा भी नहीं होता है, जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी साहब और दूसरे जेडीयू के बड़े चेहरों की तरफ से अग्निवीर को लेकर जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आने लगती हैं, जिस तरीके से जातिगत जनगणना को लेकर प्रतिक्रियाएं आने लगती हैं, उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगते हैं कि क्या एनडीए की जो सरकार बन रही है, जो गठबंधन की सरकार है, उनकी गांठें मजबूत है। गांठ दोनों तरफ है, लेकिन किसकी गांठ ज्यादा मजबूत, किसके खेमे में कुछ बड़ा होने वाला है, आज इसी पर करेंगे खुलकर बहस। मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे कुछ खास अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले आज का वार प्रतिवार। हम बिल्कुल नहीं मानेंगे हार, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे हार। माननीय मोदी जी बनाएंगे एनडीए की सरकार। कांग्रेस की और राहुल गांधी की हो गई है हार, कांग्रेस और राहुल गांधी जी की हो गई है हार। क्यों नहीं बनाएंगे हम सरकार? अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाया। यूसीसी पर भी क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि कल चंद्रबाबू नायडू साहब ने पूरा समर्थन एनडीए गवर्नमेंट को दिया है। हमारा विश्वास है कि आंध्र प्रदेश की जनता के लिए एनडीए गवर्नमेंट में रह के हमको पूरा लाभ मिलेगा, आंध्र प्रदेश की जनता को पूरा फायदा मिलेगा। लोग एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहें। ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी गाय भैंस के साथ, जानवरों के साथ 100 साल से रह रहे थे, आपने उन्हें उजाड़ दिया। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। परिणाम आ गया, पूरा करके ही सरकार चलाना है। मैं बार बार कहता हूँ मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी और बनी तो नहीं टिकेगी। आज नैतिकता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा दे देना चाहिए और इसलिए कि जो अखिलेश यादव वाले नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, अगर विधानसभा बार अगर देख लिया जाए तो इतने प्रत्याशी जीते हैं कि आज अगर चुनाव हो जाए तो सरकार समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में बनेगी। तो अपने अपने खेमे के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सवाल यह है कि कुछ जो बड़ा होने वाला है किसके खेमे में होगा ये बड़ा। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जो पैनल जुड़ चुका है स्क्रीन पर लेकर आइए। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मलिक जावेद अंसारी साहब, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अशोक यादव जी हैं और जेडीयू का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ परिमल कुमार जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए स्क्रीन पर लेकर आइए जल्दी से। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूं। सरकार का आकार, स्वरूप, इसे लेकर मंथन चिंतन है, लेकिन विपक्ष अब भी कह रहा है कर लीजिए जितनी भी कवायद करना है, ये सरकार एक तो कहा जा रहा है बनेगी नहीं और बनेगी भी तो टिकाऊ नहीं रहेगी। डॉक्टर वीरेंद्र, देखिए, प्रतिपक्ष से हमने कभी उम्मीद नहीं की कि वे देश में स्थायी सरकार भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की बनने की कामना करेंगे। अगर वे देश को स्थायी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिले, इसकी कामना करने लगे, इसका समर्थन करने लगे, तो उनकी वो कथित मोहब्बत की दुकान, उस पर उनके हाथों खुद ताला लग जाएगा। ताला तो जनता ने लगा दिया है। हम और ये दोनों के दोनों 5 साल बाद जनता के बीच गए थे। जनता के बीच जाकर हमने
बहुमत देने के लिए अर्जी लगाई, आवेदन किया। इन्होंने जो कुछ कहना था हमारे विरुद्ध सब कुछ कहा, हमने जो कुछ कहना था हमने कहा। मतदाता ने निर्णय किया, इंडी गठजोड़ वो सरकार नहीं बनाएगा, सरकार बनेगी एनडीए की, और एनडीए को स्पष्ट बहुमत दे दिया। अब जनता के स्पष्ट जनादेश के बावजूद भी अगर कोई मुंगेरी लाल इस उम्मीद में है कि सरकार बनेगी नहीं, बनेगी तो टिकेगी नहीं, तो मैं ये कहूंगा कि उनकी गिनती उन राजनीतिक युद्धों में की जा सकती है जो अपनी बोटी के लिए, अपने हिस्से की रोटी के लिए, शव के लिए पूरे गांव के उजड़ने की कामना करते हैं। और कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि गिद्धों की कामना से पूरे का पूरा बसा हुआ गांव उजड़ जाए, सबके सब लोग मर जाएं। ऐसा कुछ होने वाला नहीं। इनकी बुरी कामनाएं वो पूरी नहीं होंगी। एनडीए आज की तारीख में मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ खड़ा है नरेंद्र मोदी जी के साथ। कहीं किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की, कहीं किसी ने अब तक ऐसा आइए जल्दी जल्दी एक कमेंट सबसे ले लेते हैं, फिर उसके बाद चर्चा आप सबके लिए खोल दूंगी। डॉक्टर वीरेंद्र सचदेव ये कह रहे हैं, अंसारी साहब आपके पास आ रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपका ही एक चेहरा होता है जो मुस्कुराता रहता है और कोई टेंशन नहीं होती है। कांग्रेस को इस बार कोई टेंशन नहीं लग रही है। आप कह रहे हैं कि सही समय आने पर सही निर्णय लेंगे। क्या निर्णय लेंगे साहब? पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सही समय पे सही निर्णय लेंगे, लेकिन भाजपा के भाई है मेरे चौहान साहब, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन इन्होंने नारा दिया था भाई अयोध्या का, चित्रकूट का, सब सीट ये हार गए। तो एक मीम चल रहा है सोशल मीडिया पे, जो राम को लाए थे उनको मंगलवार को हनुमान जी चित्रकूट और अयोध्या से ले गए, और अब तो मोदी जी ने भगवान को भी बदल दिया है। अब तो जय जगन्नाथ के नारे लगा रहे हैं मोदी जी। लेकिन ये लोकतंत्र का त्योहार था, इसको सबने मनाया और मनाना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र ने अंकुश लगाया भाजपा की नीतियों पे, भाजपा के प्रधानमंत्री पे, जो कहते थे एक अकेला सब पे भारी। आज एक शेर जो है वो 36 पार्टियों के साथ चल रहा है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ये लोग बेलगाम हो गए थे, ना ये बेरोजगारी की बात करते थे, ना महंगाई की बात करते थे। अब ये सबसे चर्चा लेके देश हित में काम करने का काम करेंगे। अगर नहीं करेंगे, इनका कान पकड़ के मजबूत विपक्ष इनसे काम कराएगा। दूसरा, अभी आपकी रिपोर्ट में एक बहुत अच्छी जानकारी आ रही थी कि अग्निवीर योजना रद्द की जाएगी। हम स्वागत करेंगे अगर अग्निवीर योजना रद्द करेंगे, क्योंकि ये हमारे घोषणा पत्र का अहम हिस्सा है, अहम बिंदु है। अंसारी साहब, आप कह रहे हैं चेक एंड बैलेंस की बहुत ज़रूरत थी। आप लोगों ने अपने खेमे में ये चीज़ें ध्यान से आकलन कर लिया है ना, क्योंकि आज एक तस्वीर आई है, आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया कि सोशल मीडिया पर ये वो तस्वीरें खूब घूम रही हैं, स्टालिन और नायडू साहब की मुलाकात हुई है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर्दे के पीछे कुछ और हो रहा हो और कुछ जो बड़ा होने वाला है उसका अंदाजा आप लोग लगा ही नहीं पा रहे हैं? कहीं एक बार फिर से इंडी बेहाल तो नहीं हो जाएगा, उसका हाल बेहाल तो नहीं हो जाएगा? नहीं, जो भी होगा देश हित में बहुत अच्छा होगा। हम कभी भी ऐसा काम नहीं करते जिससे देश को नुकसान हो। ऐसा ही काम करेंगे जो देश को फायदा होगा, देश के लोगों को फायदा होगा, 140 करोड़ जनता को नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ पाए शायद। नायडू साहब और स्टालिन साहब की मुलाकात की फोटो ये वायरल हो रही है साहब, बड़ी गलबैयां करते हुए नजर आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना कि संकेत कहाँ जा रहा है? अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि एनडीए खेमे की जो सरकार अगर बनती है तो वो टिकाऊ नहीं होगी, तो इंडी गठबंधन भी क्या टिकाऊ है? क्या स्थायित्व है उसमें? हमने ये पहले भी करके दिखाया है और आगे भी करके दिखाएंगे, बस थोड़ा सा समय दीजिए, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, समय मांग रहे हैं अशोक यादव जी, सही समय पर सही निर्णय। आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए लावनी जी, स्पष्ट रूप से देश की जनता ने जो जनाधार दिया है, जो अपना मत व्यक्त किया है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में मत व्यक्त किया है, क्योंकि उसको पता है कि देश को जिस तरह से 10 सालों तक अन्य दूसरे फालतू के मुद्दे में उलझा करके रखा गया, लेकिन जनता आज जब 10 साल हो गया तो पूछती है सरकार से, पूछ रही थी कि हमारे पेपर लीक्स होने कब बंद होंगे, हमें अग्निवीर से के दंड से छुटकारा कब मिलेगा, हमें महंगाई बेरोजगारी से छुटकारा कब मिलेगा मोदी जी। तो मोदी जी उस समय जनता के जवाब देने से बेहतर मंगलसूत्र में अपना समय गंवा रहे थे। कह रहे थे कि देश की संपत्ति को मुसलमानों में बांट देंगे, मोदी जी इस तरह बात बोल रहे थे। अब आखिरी में 20-22 कैमरों के साथ चले गए कंदरा में ध्यान लगाने। तो देश की जनता जानती है कि उसका ध्यान भटकाने के लिए मोदी जी अपना ध्यान लगाने चले गए। तो इसीलिए देश की जनता ने, देखिए हमें लगता है कि विश्व में पहली बार ऐसा हुआ लावनी जी
कि किसी देश के मुखिया ने यह बोला हो कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, वो बायोलॉजिकल नहीं है। इतना बड़ा अहंकार कि आप अपने आप को करें हमारा अवतार हुआ है। ये देश की जनता ने जिस तरह से 10 साल आपके लिए रेड कारपेट बिछाई लावनी थी, उसी देश की जनता ने आपके अहंकार को चूर करने के लिए आपके रेड कारपेट को खींच लिया आपके पैरों के नीचे से, और वहां तलवार की धार बिछा दी देश की जनता ने कि अब आपको तलवार की धार पे चलना होगा। मोदी जी संभल के चलिएगा। अब आपको उस तरह का मैंडेट नहीं मिला है कि आप देश के लोकतंत्र को कुचल सकें, देश के संविधान को कुचल सकें। ये आपको कुचलने वाला मैंडेट जनता ने छीन लिया। आप लोगों के लिए इस बार नतीजे वाकई अच्छे आए हैं और वाकई समाजवादी पार्टी के इतिहास में पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी संख्या आप लोग लेकर आए। इसके लिए आप लोगों को शुभकामनाएं भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई थी। लेकिन सवाल ये है, आपने कहा कि अब जिस तरीके से रेड कारपेट बिछाया गया, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के बारे में अभी आप बोल रहे थे, तो ये अहम ब्रह्मास्मि वाली जो स्थिति थी वो तो 70 सालों तक भी देश ने देखी थी ना। तो जो 70 साल था और ये जो 10 साल है, आप उस 70 साल को क्यों भूल जाते हैं, सिर्फ 10 साल को याद करते हैं? परिस्थिति तो 70 साल में भी ऐसी ही थी ना, ये तो आप भी जानते हैं। लावनी जी 70 साल में किसी प्रधानमंत्री ने ये नहीं बोला कि वो बायोलॉजिकल नहीं है। किसी ने बोला क्या? किसी ने अपने आप को भगवान का अवतार नहीं बताया। डॉक्टर जल्दी से काउंटर आंसर दे दीजिए तो मैं परिमल जी के पास जाऊं। मुझे तो ये कहना है कि जो इंदिरा इज इंडिया कहने वाले लोग हैं, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, वे नरेंद्र मोदी जी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उस पार्टी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जो पहले दिन से लगातार कह रही है अपने अस्तित्व में आने से लेकर के आज तक, भारत पहले, राष्ट्र प्रथम, पार्टी बाद में, व्यक्ति उसके बाद, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भूल गए अपने दिए हुए नारे, भूल गए कि आपकी पार्टी तो महाराज केवल और केवल एक परिवार, एक कुनबे की पार्टी है। कांग्रेस के लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, सपा वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक कुनबे परिवार से बाहर निकलने का आप लोगों का कभी साहस हुआ नहीं। प्रधानमंत्री पर सवाल उठाने वालों को मैं ये पूछना चाहता हूं, अभी गजब की बात की कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि देखते जाइए बड़े मजे आने वाले हैं, देश को एक स्थायी सरकार मिले, अगले 5 साल भारत किस दिशा में किस गति से बढ़े, इसके लिए सरकार गठन की गंभीरतम कोशिश प्रक्रिया चल रही है। और राहुल गांधी के अनुयायी, थाईलैंड की निरंतर लगातार यात्रा करने वालों के अनुयायी मजे तलाश रहे हैं सरकार बनाने की प्रक्रिया में भी, सरकार गिराने के मजे लेने के सपने देख रहे हैं। मैं केवल ये कह रहा हूं साहब, मजे मत लीजिए भाई, देश का सवाल, आप देश की बात करते हैं ना। जल्दी से जवाब दीजिए, परिमल जी के पास जाऊंगी जरा, क्योंकि उन्हीं के ऊपर दारोमदार है पूरी तरह से। 100 सीटें जीतने वाले ख्याली लाल सपनों में खो गए हैं। मुंगेरी लाल जी होश में आइए, परिवार बढ़ाइए। ये तो केंद्र सरकार की जो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि हम किसी पे भी प्रतिबंध नहीं लगा सकते कि कोई कितने बच्चे पैदा करे। आप भी खूब परिवार बढ़ाओ, और परिवार वालों से वोट क्यों मांगते हो, टिकट क्यों देते हो? मत देना था, आप परिवार वालों से टिकट ही मत मांगो, ना टिकट दो ना वोट मांगो, लेकिन आप परिवार के पास ही जाते हो टिकट मांगने और टिकट देने। तो ये सब कहना छोड़ दीजिए, अब जनता समझ गई है। मलिक साहब 100 सीटें और ख्याल सरकार बनाने का, 100 भी पूरी नहीं, कौन सी दुनिया में हो, जागते क्यों नहीं? मुंगेरी लाल, लेकिन इतना तो है। परिमल जी अब आपके पास आ रही हूँ, परिमल जी मैं आपके पास आ रही हूँ। कांग्रेस इतना कॉन्फिडेंट है, ठीक है चलिए मैं परिमल जी के पास जाती हूँ, जेडीयू का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ परिमल कुमार जी है। परिमल जी, अब कांग्रेस जितनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, इंडी गठबंधन कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, बार बार उनका ये कहना कि देखते जाइए आगे आगे होता है क्या, समय सब सही निर्णय लेगा, समय बहुत कुछ बताएगा। आप जान रहे हैं कि ये इशारा किस तरफ होता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी की जो बीता राजनीतिक इतिहास रहा है वो बहुत कुछ कहानी बयां करता है। स्थायित्व, टिकाऊपन, इसे लेकर बात हो रही है। रहेंगे ना 5 साल तक एनडीए में, या कुछ और चल रहा है मन में? लावनी जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि आदरणीय नीतीश कुमार सामाजिक न्याय विकास के प्रतीक रहे हैं। परिमल जी की आवाज 2005 से लगातार बिहार के विकास का मार्ग सुनिश्चित उन्होंने किया है। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो उन्होंने लगातार कंटिन्यू विकास किया। यहाँ तक 2025 का प्रश्न, 2024 के लोकसभा इलेक्शन का प्रश्न है, तो एक तरफ हम लोग एनडीए जो विकास का पर्याय बन चुकी है,
विकास के रूप में उसको देखा जाता रहा है। और दूसरी ओर जो इंडी गठबंधन है, ये भ्रष्टाचारी और परिवारवादियों की पार्टी है, कोई एजेंडा इनके पास नहीं है। ये गलत नीतियों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते थे और देश की जनता को भ्रम में रखना चाहते थे। मैं उदाहरण दे दूं, इन लोगों ने कहा कि भाई 400 पार का नारा इसलिए बीजेपी दे रही है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि संविधान बदलना है। तो पूरे जब से संविधान लागू हुआ 1950 से 26 जनवरी 1950 से जो संविधान लागू हुआ, वहां से अभी तक देखिए, और 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था और अप टू 2014 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके थे, जबकि 2014 से 2024 के बीच 7 से 8 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए। जहां तक संविधान बदलने का प्रश्न, तो इंदिरा गांधी ने जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया था, उसमें उन्होंने 40 आर्टिकल में संशोधन किए थे, 14 नए आर्टिकल जोड़ दिए थे, 2 नए कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को समावेश किया और एक नए शेड्यूल को जोड़ा। इसके साथ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े पैमाने पर परिवर्तन किया। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी जो ये तानाशाह के रूप में व्यवहार करना चाहती थी और उसने जो जुडिशियरी का जो पावर परिमल जी देखिए, ये सवाल आपसे इसलिए पूछा था मैंने कि बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे। आज आपके सुर बदले हुए हैं, लेकिन ये जो इंडी गठबंधन का जो पूरा सूत्र जो निर्माण किया गया था, सूत्रधार नीतीश कुमार ही थे पहले, ये भी सच्चाई है। और इसीलिए अगर कांग्रेस ये कहती है बार बार कि कुछ बड़ा हो सकता है, समय का इंतजार कीजिए, तो सवाल नीतीश कुमार की तरफ ज्यादा पूछा जाएगा और इसीलिए जेडीयू की जो जवाबदेही वो ज्यादा बन जाती है। और इस बात पे मलिक साहब हंस भी रहे हैं। मलिक साहब जवाब देना चाहते हैं क्या कुछ जल्दी से? मैं इस संदर्भ में स्पष्ट कर देता हूँ कि निश्चित रूप से आदरणीय नीतीश कुमार की निष्ठा संविधान के प्रति और लोकतंत्र के प्रति है और हम लोग चाहते हैं कि प्रतिपक्ष भी मजबूत हो। ठीक है, हमने जो प्रतिपक्ष भी मजबूत हो, लेकिन सरकार का हिस्सा नीतीश कुमार रहेंगे। मलिक जी, सरकार को मजबूती देते रहेंगे। अब आप इस गुमान में मत रहिए, इस गलतफहमी में, मुगालते में मत रहिए कि कुछ बड़ा हो जाएगा और आप लोग सोचेंगे कि इधर आ जाएंगे नीतीश कुमार। लवली जी, इनके पास 2 बड़े पर एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। जी प्लीज, मैं आ रही हूँ। मलिक जी का एक ले लूँ, एक कमेंट, फिर आती हूँ मैं आपके पास। मैं ये कहना चाहता हूँ भाजपा वालों, मलिक साहब बोलिए। जल्दी से जल्दी जो वादे किए सब पूरे कर दीजिए 2-3 महीने में, कहीं ऐसा ना हो कि आप देखते रह जाए फिर। अच्छा, आप ये क्या मलिक साहब आप कह रहे हैं कि जो वायदे किए थे वो पूरे कर दिए जाएं? आपकी आवाज नहीं पहुंच पाई हम तक। जल्दी कर दीजिए, क्योंकि अब शेर अकेला नहीं चल रहा है, 36 पार्टियां चल रही हैं साथ में। अच्छा, शेर अकेला नहीं चल रहा है। डॉक्टर वीरेंद्र, आपके लिए ये सवाल छोड़ के जा रही हूँ, ब्रेक लेना पड़ेगा, उसके बाद अशोक जी भी इंतजार कर रहे हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं, रणक्षेत्र जारी रखेंगे क्योंकि स्थिति बड़ी ही दिलचस्प होती जा रही है। कुछ बड़ा होने वाला है दोनों ही खेमों में। खासतौर पर अगर एनडीए की बात करें तो सरकार बनाने के लिए वो तैयार नजर आ रही है। स्वरूप कैसा होगा सरकार का, इस पर मंथन चल रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन अभी भी पीछे नहीं हटी है। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, इसी धारा पे वो आगे चल रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक उस पार भी रणक्षेत्र जारी है। तो जारी है रणक्षेत्र। बात हो रही है कि सरकार बनने वाली है एनडीए की, लेकिन कितना स्थायित्व रहेगा? इंडी गठबंधन कह रहा है कि अभी तो देखिए समय आने पर सही निर्णय लिया जाएगा। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आइए सीधे ब्रेकिंग न्यूज देख लेते हैं। क्या कह रही है अभी की ब्रेकिंग न्यूज? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर बाजार के उथल पुथल पर बड़ा सवाल खड़ा किया गया है राहुल गांधी की तरफ से। सरकार ने बाजार में भ्रम फैलाया, राहुल गांधी ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मीडिया ने झूठा एग्जिट पोल दिखाया, ये भी आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाया गया और ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मसले पर अब जेपीसी की मांग की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि आखिर शेयर बाजार में इतना उथल पुथल क्यों रहा। क्रोनोलॉजी समझाने का प्रयास किया गया राहुल गांधी की तरफ से। डेट वाइज उन्होंने पूरी क्रोनोलॉजी बताई और पूछा कि सरकार ने बाजार में आखिर भ्रम क्यों फैलाया है, इसकी जेपीसी जांच होनी चाहिए। लोगों के 30 लाख करोड़ रुपए डूब गए, राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया। 4 जून को बाजार में भारी गिरावट हुई। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा शेयर मार्केट घोटाला है ये।
इसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। बीजेपी और एग्जिट पोल वालों में आखिर कनेक्शन क्या है, राहुल गांधी ये भी आरोप लगाते हुए नजर आए हैं और जेपीसी की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपके पास आ रही हूं। देखिए, आप मलिक साहब की बात का जवाब तो जरूर दीजिएगा, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने आपसे कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शेयर बाजार की उथल पुथल पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। विपक्ष ने अपना काम शुरू कर दिया है साहब। देखिए, एक तो मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से लेकर उनके प्रवक्ता हमारे मित्र मलिक साहब तक सब ख्याली राम हैं, ख्याली लाल हैं, मुंगेरी लाल हैं। कपोल काल्पनिक बातों पर भारत की सियासत को चलाना चाहते हैं। कभी कभार इनकी कपोल काल्पनिक बात वो उस पर कुछ लोग भरोसा कर लेते हैं। इस चुनाव में जैसे इन्होंने कपोल काल्पनिक बात चलाई, फेक एजेंडा चलाया कि भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार 400 पार की बन गई तो संविधान को बदल डालेंगे, संविधान को समाप्त कर देंगे, चुनाव ही नहीं होंगे। कोई भी सयाना व्यक्ति इस बात को मान सकता है क्या? ऐसा कभी हो सकता है? प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए कि स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भी आ जाएं, संविधान निर्माता जिनको लोग कहते हैं, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में सारा खाका संविधान का बनाने वाले थे, वे स्वयं आ जाएं तो भी संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकते अगर उनका भी मन हो जाए। तो कांग्रेस कपोल काल्पनिक नैरेटिव चला करके अपनी नफरत की दुकान, जिसका नाम उन्होंने छल से मोहब्बत की कल्पना दुकान छोड़ दीजिए। आप लोगों ने बहुत हाइपोथेटिकल चीजें चलाने का प्रयास किया, डॉक्टर वीरेंद्र कह रहे हैं, और अब आप अब भी गलतफहमी में जी रहे। मलिक साहब, मुझे एक मैं सहमत नहीं हूँ और मैं उदाहरण दे सकता हूँ कैसे संविधान खत्म हो चुका है। भाई, नौकरियां खाली पड़ी हैं, आपने नौकरियां नहीं दी तो आरक्षण तो वैसे ही खत्म हो गया। तो संविधान का एक हिस्सा जो आरक्षण था ओबीसी का, एससी का, एसटी का, वो खत्म हो गया। आप नौकरी बहाल कर दीजिए सारी। नहीं, लेकिन मलिक साहब, लेकिन आरक्षण को लेकर जो सबसे बड़ी तस्वीर आई, जो आपकी सहयोगी हैं टीएमसी, आपने देखा ना कोलकाता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद की किस तरीके की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए थे। तो वहां पर एक स्थिति वो भी थी। आप भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपके खुद के गठबंधन दलों पर सवाल पहले ही खड़ा हो चुका है कि उन्होंने क्या किया था। मलिक साहब, इनकी काल्पनिक बातों का एक उदाहरण है। गलत नीति बनती है तो उसके बाद चेक एंड बैलेंस है हमारे डेमोक्रेसी में, कोर्ट है। अगर खारिज किया है तो बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। अगर गलत नीति बनी है तो कोर्ट ने उसको हटा दिया। ऐसे ठीक है डॉक्टर विनय, जल्दी से 20 सेकंड सांसद दीजिए। बस मैं बताता हूं कि चेक एंड बैलेंस में इनकी कितनी आस्था है। इस देश की अदालतें चेक एंड बैलेंस हैं, इस देश की जनता चेक एंड बैलेंस का काम करती है चुनाव में। मलिक साहब उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिस पार्टी की नेता इंदिरा जी का चुनाव अदालत ने रद्द कर दिया था, तो इन्होंने संविधान को निलंबित कर खूंटी पर टांग दिया था। ये उपदेश दे रहे हैं। खुद मियां फजीहत, औरों को नसीहत, ये वही लोग हैं ना लावनी जी, जिन्होंने एक क्षण मलिक साहब, मैं तो आईना दिखा रहा हूं केवल। कुछ ही दिन, ये चलिए इमरजेंसी तो लावनी जी मेरी आपकी याददाश्त से बहुत पुरानी बात है, हम में से शायद किसी का जन्म भी ना हुआ हो, लेकिन सीएए का आंदोलन आपके सामने था। इन्होंने, इनकी नेता सोनिया जी ने क्या कहा था? सारे मुसलमानों की, मलिक साहब की भी नागरिकता चली जाएगी। क्या उस कानून में एक शब्द भी था किसी की नागरिकता छीनने के लिए? नागरिकता देने के कानून को जिन झूठों ने नागरिकता छीनने का कानून बताया था, वही लोग आज शेयर घोटाले की बात कर रहे हैं। भ्रम फैलाने की स्थिति, अशोक जी आपके पास सीधे आ रही हूँ। भ्रम फैलाने की स्थिति, आप लोग बीजेपी पर आरोप लगाते रहे, बीजेपी आप लोगों पर आरोप लगाती रही, लेकिन अब ये सारी परिस्थिति अब दूर जा चुकी है। अब तो सरकार गठन की बारी है। जितनी भी बातें चुनावी चरण और प्रचार के दौरान हुई, वो सब बातें अब इतिहास बन चुकी हैं। वर्तमान में जो पन्ना हमारे सामने खुला हुआ है, जो जनता का पन्ना है, वो ये कहता है कि गठबंधन को जनादेश मिला। यहाँ पर आप लोगों की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि भाई सरकार नहीं चल पाएगी, स्थायित्व नहीं रहेगा, लेकिन आपने देखा होगा कि यूपीए 2004 में अगर कांग्रेस अकेले बात की जाए तो 145 सीटें थी, उसके बावजूद भी सरकार चल गई। तो आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि एनडीए की सरकार, इस गठबंधन की सरकार नहीं चल पाएगी? क्यों ऐसा महसूस होता है? अशोक जी, देखिए, इस विश्व में जितनी भी सरकारें हैं, अगर उन सरकारों में प्रतियोगिता आयोजित की जाए झूठ बोलने का और भ्रम फैलाने का, तो मोदी सरकार उसमें तमगा हासिल करेगी नंबर 1 का। क्योंकि 10 सालों में सिर्फ भ्रम, झूठ के अलावा और कोई काम नहीं किया। आप ये बताइए, इनके सांसद अनंत हेगड़े, इनके जो नेता लल्लू सिंह, इनके नेता अरुण गोयल,
इन्होंने बोला था कि हम संविधान बदलेंगे। ये हमने नहीं बोला था, विपक्ष ने नहीं बोला था लावनी जी, इनकी जुबान में इनके नेताओं ने बोला था इस बात को। अब ये कह रहे हैं विपक्ष बोल रहा है। दूसरी बात, इन्होंने माँ गंगा के सामने भी भ्रम फैलाया। जनता के साथ माँ गंगा के करना सामने ये प्रतिपक्ष का अंदाज है इस देश में। लावनी जी, उस माँ गंगा से इन्होंने झूठ बोला मोदी जी ने, और कहा माँ गंगा को साफ करेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएंगे। माँ गंगा से भी झूठ बोल दिया, और इसका परिणाम क्या हुआ? माँ गंगा ने इनके 3,27,000 वोट कम करवा दिए। माँ गंगा के जी जवाब दीजिए आप आपने सामने। 3,27,000 वोट कम करवा दिए। इतनी सी बात, मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूँ, इस देश के मतदाता को, रुकिए अशोक जी जवाब दे रहा हूँ, अशोक जी जवाब दे दूं, अशोक जी जवाब सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ इस देश के मतदाता को, इस देश अशोक जी क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? क्या अशोक जी जवाब दे दूं मैं आपको? इस देश के मतदाता ने भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम की हैं, ये मैं मान लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ ये मान लेता हूं, लेकिन इस देश के सुधी मतदाताओं ने रुको इस देश के सुधी मतदाताओं ने भाई अशोक जी सुनना तो चाहिए ना, सुनना चाहिए कि नहीं? अब आप उनको इतने आरोप लगा दिए, उनका जवाब भी सुन लीजिए ना। ठीक है, बोलिए। मैं अशोक जी सुन लीजिए कृपा करके, अशोक जी सुन लीजिए, ऐसे बात नहीं बनेगी भाई, एक तरफा बोले जाओगे। क्या आपके पास कोई यंत्र उपकरण नहीं है इनको रोकने का? ये मेरी बारी में भी बोल रहे हैं, ये मेरी बारी में भी यंत्र उपकरण तो है, लेकिन अब इस वक्त उनके मन में बहुत कुछ है। अब वो लोग मंशा तो मैंने कहा ना कुछ बड़ा होने वाला है, तो वो भी बड़ा संकेत दे रहे हैं। आज ही अखिलेश यादव मिलकर आए अभिषेक बैनर्जी से, कुछ बड़ा होने वाला है, वो लोग सोचकर बैठे हुए वीरेंद्र जी, इसलिए। लावणी जी मेरी बात पूरी हो जाने, अशोक जी ठीक है, एक मिनट, आपने आरोप लगाया तो जल्दी से वीरेंद्र जी की भी बात सुन लेते हैं। वीरेंद्र जी चलिए, वीरेंद्र जी मैं आपके पास आ रही हूँ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वीरेंद्र जी मैं आप ही के पास आऊंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, कंगना रनौत ने बयान दे दिया। अभी कुछ देर पहले जो हमने बड़ी खबर आपको दिखाई थी, कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारा गया था। कॉल्स आ रहे हैं मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? चलिए, कंगना रनौत की प्रतिक्रिया आ गई है। वो कह रही हैं कि वो सेफ है, लेकिन जो परिस्थिति थी उसके बारे में उन्हें पूरे विस्तार से बताया। ये वापस लौटते हैं अपने मुद्दे पर। वीरेंद्र सचदेवा जी, महत्वपूर्ण ये है कि अशोक यादव जी कह रहे हैं कि देखिए बार बार आप लोग जो वायदे करते रहे वो वायदा नहीं पूरा हुआ, उसी का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है। सवाल मेरा एक और इस पे सुन लीजिए कि बीजेपी के लिए क्या आप मानते हैं कि चुनौती है गठबंधन की सरकार को आगे ले जाना? चुनौती दिखती है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने अपने अधिकांश वादों को पूरा किया, बड़े बड़े वादों को पूरा किया, उन वादों को भी पूरा किया जिनके बारे में हमारे विपक्षी कहते थे कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता भारत में। हमने वो भी काम अच्छे करके दिखाए, लेकिन इन चुनावों में हमें चोट पहुंची है, हमारा नुकसान हुआ है, इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे। लावणी जी, सत्य ये भी तो है जो अशोक जी को स्वीकार करना चाहिए, मलिक जावेद साहब को स्वीकार करना चाहिए कि हमें नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हम पर ही सबसे ज्यादा भरोसा देश की जनता ने और मतदाता ने जताया है। मतदाता जनार्दन है, जनता जनार्दन है। परिमल जी, आपको भी बीजेपी पर ही सबसे ज्यादा भरोसा है? आपको भी भरोसा है उन्हीं पर? नहीं, हम लोगों को भरोसा विकास पर है, और निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी ने अपने कुशल नेतृत्व के द्वारा राष्ट्र को जो विकास की दिशा दी है वो सराहनीय है। भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी महत्वपूर्ण रही है। राइट, आपने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जिस तरह की स्थिति लगातार भारत फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहा है। सर, भरोसा है तो फिर जो पूर्व में योजनाएं हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी लेकर आई, उस पर क्यों अभी आप लोगों की प्रतिक्रिया आने लगी? क्यों अग्निवीर की समीक्षा की बात आप लोग कर रहे हैं? क्यों जातिगत जनगणना की फिर से समीक्षा करने की बात कर रहे हैं? संशय में तो आप लोग खुद डाल रहे हैं।
एनडीए के साथ है, हम लोग अनकंडीशनली आदरणीय नरेंद्र मोदी के साथ है। आप समझिए कि इंडिया डाइवर्सिटी का राष्ट्र है। कहीं कहीं जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि हमारे कुछ लीडर्स ने कहा कि भाई बिहार रिक्वायर स्पेशल स्टेटस, तो निश्चित रूप से उसमें यदि अरे हम तो जब जनता ने हमको मैंडेट दिया, आपने देखा कि बिहार में ठीक है, आपकी आवाज बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही है सर। चलिए हम वक्त का इंतजार कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े, अपनी अपनी बातें हम तक रखी, लेकिन बड़े मजेदार और बड़ी दिलचस्प स्थिति आ चुकी है। एक तरफ इंडी गठबंधन है जो बार बार कह रहा है कि देखिए समय आने पर बहुत कुछ तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। दूसरी तरफ एनडीए है जो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण को लेकर तैयारी शुरू कर चुका है। 7 जून यानी कल का दिन बहुत खास होगा जब एनडीए के संसदीय दल की बैठक होगी। नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया जाएगा और फिर यह कहा जा रहा है कि 9 जून को पीएम पद की शपथ वो ले सकते हैं। लेकिन इस शपथ से पहले बड़ा अग्निपथ है, इस अग्निपथ को कैसे पार करेंगे ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।